स्वागत है आपका तरकाई स्पीशीज चैनल में। मेरा नाम आशीष और आज हम बात कर रहे हैं एक पीवाईक्यू के सीरीज के ऊपर जो आपके प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। ये सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। जैसा कि आप देख सकते हैं हिंदी में भी क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, इवन एक्सप्लेनेशन भी हिंदी में अवेलेबल है। तो आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं दोनों मीडियम को ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे एक क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते समय कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना। अगर आपके पास कोई सोर्स है तो उस सोर्स से कैसे पढ़ना है इसके बारे में भी डिटेल में आपको बताया जाएगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं बताऊंगा कि मैं कैसे सॉल्व करता था। हर एक क्वेश्चन के ऊपर डीप एनालिसिस करके आपको मिलेगा। टोटल 10 क्वेश्चन है इस लेक्चर में। ट्राई किया जाएगा कि विद इन 20 मिनट्स के अंदर ये 10 क्वेश्चन हो जाए ताकि आपको भी कॉन्फिडेंट आए। ठीक है, बस इसके लिए मुझे आपका सिर्फ एक सपोर्ट चाहिए कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। विथ रेफर्स टू इको सेंसिटिव जोन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? Eco-sensitive zone are area that are declared under the Wildlife Protection Act 1972. पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट, the purpose of declaration of eco-sensitive zone to prohibit all kind of human activity in those zone except agriculture. अब eco-sensitive zone को मेंटेन करने के लिए ह्यूमन एक्टिविटी तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो eco-sensitive zone एक eco-sensitive zone पर जन पाएगा। तो इसका मतलब सेकंड वाला गलत है। अब पहले वाले में तो पता ही होना चाहिए कि eco-sensitive zone क्या होता है। ठीक है, सेम चीज आप हिंदी मीडियम वाले भी देख लीजिए। पॉज करके आप जब भी मैं कोई क्वेश्चन बता रहा हूँ तो आप उसको पॉज करिए, देखिए, अपनी तरफ से आंसर बताइए, फिर आगे बढ़िए, तभी आपको इस चीज में कुछ बेनिफिट मिल पाएगा। तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा उसको पॉज करिए। मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लाऊंगा, इंग्लिश मीडियम वाले लोग के लिए भी लाऊंगा, बस उसको पॉज करिए, देखिए, समझिए। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, इको सेंसिटिव जोन है वो किस में आ रहा है? एक तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में नहीं आता, ये आपको पता चल गया। तो किस में आ रहा है? ये आ रहा है इन्वायरमेंटल एक्ट में। क्यों? देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या कवर होगा? या तो फ्लोरा या तो फौना, ठीक है, या तो वाइल्ड एलिमेंट कवर होंगे। लेकिन इको सेंसिटिव जोन क्या होता है ये मुझे जरूर कमेंट करके कोई बताएगा कि इको सेंसिटिव जोन की क्या होता है, जिसके वजह से है ये हमेशा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ही काउंट होता है। ठीक है, सेम सेंस हिंदी का भी एक्सप्लेनेशन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आप पॉज करिए और देखिए, ये पहला इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, सेकंड वाला हिंदी मीडियम वालों के लिए। पॉज करिए और समझिए और बताइए। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूं आपको। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? विथ रेफर्स टू फ्लाई एश प्रोड्यूस्ड बाय द पावर प्लांट यूजिंग अ कोल एज अ फ्यूल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? फ्लाई एश क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल की चिमनी है। चिमनी मतलब जहां पे ईटा बन रहा है या कोई एक्टिविटी हो रही है उसके ऊपर ऐसे कुछ चिमनी जैसा कुछ लगा दिया जाता है, कुछ ढक्कन जैसा। यहाँ से जब भी कोई चीज जला जाती है तो उसके ऐश उड़ते हैं, तो उस ढक्कन पर उसको ट्रैप किया जाता है। लेटर ऑन उसको यूज किया जाता है या तो ब्रिक बनाने, ईटा बनाने में, या कोई अदर एक्टिविटी में बनाने में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपको एक आइडिया मिल गया। तो चलिए, फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ ब्रिक फॉर अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। दूसरा, फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर अ सम ऑफ अ पोर्टलैंड सीमेंट contents of concrete। दूसरा है, fly ash is made up of silicon dioxide, calcium dioxide only and does not contain any toxic element। ऑब्वियसली अगर वो ऐश बन के ऊपर लिखा रहा तो ऑब्वियसली वो टॉक्सिक एलिमेंट तो करता ही होगा ऐड, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ऑटोमेटिकली आपको ये पता चल गया तीसरा तो गलत है, तो मैं ये काट दिया, ये काट दिया। ठीक है, सॉरी, आंसर आपको इधर देखी जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जा रहा है? 1 और 2, ये और ये। फ्लाई ऐश क्या होता है मैंने भी आपको समझा दिया, हिंदी मीडियम वाले को भी दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने दिया। फ्लाई ऐश में क्या क्या कंटेंट होता है? एक तो सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड भी होता है, कैल्शियम का ये भी होता है, और अमंग अदर कंपोनेंट्स भी होता है। जैसे बताया कि ये जहरीला होता है। ठीक है, मतलब होगा ही, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि वो मरकरी, लीड, आर्सेनिक ये सब भी कंटेन करता है। अगर लीड करता है कि नहीं करता है? लीड करता है, मरकरी भी करता है, आर्सेनिक भी करता है। ऐसे एज इट इज याद कर लीजिए, सेम चीज यही एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों का भी एक्सप्लेनेशन दिया। पॉज करिए, आप अच्छे से देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब ये चलते हैं 2016 के क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन के एक ट्रेंड भी देखिए। ठीक है, कुछ ट्रेंड में ज्यादा फर्क नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाज अ वेयर फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1972। ये इंग्लिश मीडियम वालों का है, हिंदी मीडियम वालों के लिए देख लीजिए। ठीक है, चलिए सेकंड है, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैव टू अचीव्ड बाय 2030। ये सबको पता है। क्या पहला पता है? बस यूपीएससी यही चेक करता है। एक तो आपसे ये सब पूछेगा जो आपको पता है, इससे ये हो जाता है कि आप यही सोचते हो कि मुझे अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मुझे एक पता है दूसरा नहीं पता, मैं कुछ ना कुछ तो करके आऊंगा।
यूजुअली लोग क्या करते हैं, ऑल ऑफ द अबव मार देंगे इस पे, इससे क्या होता है कि ये एक गलत हो जाता है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसमें दो चीजें करनी है कि पहला तो आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए कि कब फर्स्ट टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था, दूसरा कि क्या है इसका मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, ठीक है। चलिए देखिए, दूसरा स्टेटमेंट आपको पता है, सही है। अब पहला स्टेटमेंट का मतलब बताइए कि क्या होगा, नहीं पता है आपको, इसका आंसर बी है। अब देखिए पहला स्टेटमेंट कब आया था, ये आया था आपका एक क्लब ऑफ रोम के थ्रू पे प्रपोज्ड हुआ था, इसमें बात हुई थी मगर कोई प्रपोजिशन नहीं आया था। तो ये आया कब था, ये डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये रिप्लेस किया था एमडीजी को, मिनिमम डेवलपमेंट स्कीम्स को, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया, कब आया, 2015 में आया, ठीक है ना, बस इतना ही है। देखिए मेरा मकसद ये है कि आपको ये बताना है कि कैसे एक पेपर को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। उस सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें आपको लगती है, ये सब चीजें आपको इधर से दिखने मिल जाएगी। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, इन इंडिया इफ अ स्पीसीज ऑफ अ टॉर्टोइज इज डिक्लेयर प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हाट डज इट इम्प्लाई। अब शेड्यूल 1 में कोई एनिमल को डाला है, अब आप इसे, पहले तो 4 होते थे, 1 2 3 4, अब कितने होते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब कोई शेड्यूल 1 में डाला मतलब हाईली प्रोटेक्टेड ही होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा हाईली प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा है और क्या बता रहा है, इट एंजॉय द सेम लेवल प्रोटेक्शन एज अ टाइगर, मतलब टाइगर भी शेड्यूल 1 में होगा। अगर टाइगर को बहुत प्रोटेक्शन दिया गया है तो डेफिनेटली टोटोइस को भी दिया जाएगा उतने ही लेवल पे। चलिए देखते, इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द वाइल्ड विथ अ फ्यू इंडिविजुअल अंडर कैप्टिव प्रोटेक्शन एंड हाउ इट इज इम्पोज टू प्रिवेंट इट एक्सटेंशन, it is endemic to particular region India, both B and C are above the correct state context है। अब आपको ये पता चल जाना चाहिए, इट एंजॉय द सेम स्टेटस ऑफ द टाइगर, टाइगर का जो स्टेटस है वही शेड्यूल 1 में कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी टाइगर एज अ नेशनल एनिमल है हमारा। अब आप टाइगर के नाम पे सोच सकते हो कि अगर टाइगर है तो उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिला है, मतलब ये शेड्यूल 1 में ही होगा। तो शेड्यूल 1 में मतलब जितने भी एनिमल है उनको डाला जा रहा है जिनकी प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा नेसेसिटी है, तो ऑब्वियसली टॉर्टोइस भी हो सकता है उसमें। तो आप अब इस अंदाजे पे रुकोगे। दूसरा क्या बोल रहा है, इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द वाइल्ड विथ अ फ्यू इंडिविजुअल कैप्टिव। अब आपको ये लगेगा कि भाई ये तो वेक स्टेटमेंट लग रहा है, ये ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, ये गलत हुआ तो ये गलत होगा। अब सी क्या, इट इज एंडेमिक टू पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया, इसी पर्टिकुलर एंडेमिक रीजन है इसके वजह से इसको शेड्यूल 1 में डाला, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो पहला ही क्वेश्चन सही रहेगा इसका आंसर, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको नीचे दिख जा रहा है, ये देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 2018 का 2018 का ही ये क्वेश्चन है, बहुत इजी है, पॉज करिए आप सॉल्व करिए, फिर मैं इसके बाद एग्जांपल भी आपको समझाता हूँ। ये इंग्लिश मीडियम का है, ये हिंदी मीडियम का है। सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, मैं इसको करेक्ट करके आपको दे दूंगा, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से देख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट is incorporated in the Forest Right Act 2006. The first time in India, biogas have been given habitat rights. Union Minister Environment, Forest and Climate Change officially decided and declared the habitat right of primitive and vulnerable tribe group. ठीक है, अब बताइए इसमें आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, पॉज करिए अच्छे से सोचिए, ठीक है। आपने सही समझा है, क्या हो सकता है, देखिए पहला और दूसरा तो सही है, ठीक है। तीसरा क्यों गलत है ये मुझे बताइए। तो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, तो इसको हैंडल कौन करेगा, ये हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट 2026 के अंदर आता है। बाइगा ट्राइब एक होती है, कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है। हैज बीन अमंग द फर्स्ट ऑफ रिसीव द हैबिटेट राइट्स एक्ट, हाउएवर द अथॉरिटी वाज डिक्लेयर अंडर द हैबिटेट राइट प्रिमिटिव वल्नरेबल ग्रुप पीवीटीजी, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट होती है, ना कि MOFCC होती है। तो ट्राइब को कौन डिक्लेयर कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी, मध्य प्रदेश। दैट्स इट, बस आपको ये पता लगाना था। तो यूपीएससी हर बार आपके एक ऐसे कॉन्सेप्ट को चेक करेगी जिसमें आपको ओवरऑल पता है कि नहीं कोई ट्राइब को कोई अनाउंस कर रहा है तो, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, बस आप ध्यान से कान लगा के सुनते रहिए, ये सबसे बड़ा मोटिव है, क्योंकि बिना इस एनालिसिस के आपको समझ में भी नहीं आएगा। इन्वायरमेंट है, बहुत फैक्चुअल भी होगा तो बहुत टेक्निकल भी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट
सॉरी, इसको पॉज करिए, ये क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करिए, ठीक है। सेम चीजें हिंदी मीडियम वाले, देखिए पॉज करिए और सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं इसके आंसर के बारे में, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट ड्वेलर हैव द राइट टू फेल द बम्बूस ग्रो ऑन अ फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, हो सकता है। एज पर द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006, बम्बू इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर, शायद से हो सकता है। चलिए, the scheduled tribal other traditional forest dweller recognized as a forest right act 2006 allow ownership of a minor forest producer of a forest dweller, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब आप ये सोचिए कि इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट एकदम जनरल लग रहे हैं, कुछ आपको फर्क दिख रहा है नहीं। मगर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज पर द फॉरेस्ट, यहाँ पे फॉरेस्ट ड्वेलर की बात हो रही है, यहाँ पे भी फॉरेस्ट ड्वेलर की बात हो रही है, मगर यहाँ पे फॉरेस्ट एक्ट की बात हो रही है, ठीक है। एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट ड्वेलर हैव द राइट टू फेल बम्बू ग्रो ऑन फॉरेस्ट एरिया, और यहाँ पे दोनों अलग अलग चीजें बात कर रही है। ये दोनों, सॉरी, ये दोनों इससे अलग है, तो मतलब ये गलत हुआ, तो बचा क्या, 2, 3 और 2, और ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन ही कर रहा है, तो 2 और 3 तो करेक्ट है, ठीक है। अब पहला क्यों गलत है, देखिए, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 क्लासिफाइड बम्बू एज अ ट्री and thus it falling in the forest area is regulated, making first statement is incorrect, समझ गए। चलिए देखिए, यहाँ पे भी हिंदी में एक्सप्लेन किया गया अच्छे से, वो उसको माइनर फॉरेस्ट ना मानते हुए फॉरेस्ट मानता है, किसको, बम्बू को। अब आते हैं 2020 के क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7, पॉज करिए, सॉल्व करिए, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए। चलिए अब देखिए, हॉट स्पॉट, आप बस इससे समझ, हॉट है, कोई स्पॉट है। अब ज्योग्राफिकल टर्म में हॉटस्पॉट वो एरिया होती है जहां पे लाइफ पॉसिबल होती है, जहां पे लाइफ हर एक चीज की पॉसिबल, चाहे लिविंग बींग्स हो या नॉन लिविंग बींग्स हो, उनकी लाइफ वहां पे बहुत ज्यादा पॉसिबल होती है, ठीक है। अब इतना भी आपको पता है तो देखिए, रीजन विथ हाई टेम्परेचर, अब देखिए ये इसके नाम के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, मतलब आपके दिमाग को घुमा रहा था, तो पहला ही गलत हो गया। रीजन विथ हाई स्पीसीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिक, मैंने बताया अभी जैसे आपको। दूसरा, रीजन विथ हाई रेनफॉल, रेनफॉल होती है वहां पे मगर वही नहीं हो सकता है। रीजन विथ हाई ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी भी होती है। अब ये तीनों उसके डेफिनेशन है, लेकिन सबसे ज्यादा क्लोज कौन सा है, ये तो जो हॉटस्पॉट है वो डिफाइन करता है वहां के हाई स्पीसीज रिचनेस को और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिनिज्म को, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं हॉटस्पॉट एरिया, तो देखिए 4 है। एक हिमालय है, इंडो बर्मा रीजन, मतलब नॉर्थ ईस्ट का आपका थोड़ा बहुत रीजन, और अंडमान निकोबार भी आ जाएगा, सुंडा सेल्फ आ जाएगा जिसमें अंडमान निकोबार आ जाता है, और एक है वेस्टर्न घाट। ये चारों आपको याद रखना है। अब क्या क्या इसके लिए डाइवर्सिफाई करने के लिए क्या क्या इसके लिए स्टेटमेंट रही है, इट हैव मस्ट एटलीस्ट 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीसीज रहेगा, इट मस्ट हैव 70% और मोर ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल हैबिटेट रहना चाहिए, ठीक है। सेम चीजें हिंदी में एक्सप्लेनेशन दिया, अच्छे से आप देखिए। बोल रहा ये वीडियो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, हिंदी के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी, बस अच्छे से ध्यान से आप देखते चलिए। डेफिनेटली इसमें से एक क्वेश्चन इस बार पक्का आएगा, मैं जो बता रहा हूँ डिटेल में एज इट इज देख लेना, मैं यही वीडियो आपको बाद में दिखा के पूछूंगा भी। पॉज करिए, इसका आंसर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इफ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज इज प्लेस अंडर अ शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन। देखिए इस बार तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितने अभी वाइल्ड लाइफ लिस्ट कितने हो गई है, मतलब शेड्यूल कितने हो गई, कमेंट करके मुझे बताना। तब भी इससे हम एक जजमेंट लगा सकते हैं कैसे यूपीएससी और क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल ये थर्ड से पूछ लिया कि शेड्यूल थर्ड क्या बताना चाहता है। चलिए अब देखिए इसमें क्या बताया, पहला, अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टीवेट द प्लांट, सच अ प्लांट कैन नॉट बी कल्टीवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, इट इज a genetically modified crop, such plant is invasive and harmful to the ecosensitive। अब आप सोच सकते हो कि यही क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रॉड करके जीएम क्रॉप को पूछ लिया था 2023 के क्वेश्चन पेपर में, सेम एज इट इज, इस ऑप्शन को उठाते हैं। तो इसका मतलब क्या था, आपको हर ऑप्शन अच्छे से देखना कि क्या है।
अभी शेड्यूल जो 6 है ये फ्लोरा पे होता था, तो मतलब प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो कुछ प्लांट को एज अ प्रोटेक्शन दिया था शेड्यूल 6 से, ताकि अगर कोई उनको काटेगा तो प्रॉपर उनको सजा भी होगी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। पॉज करिए, देख लीजिएगा। ऑल्दो ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। वहां पे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस भी मिल रही है, डेली पीवाईक्यू का एक सीरीज भी चल रहा है। चलिए 222 के ऊपर चलती है। पॉज करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सेम चीज है हिंदी मीडियम वाला भी। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। विथ रेफरेंस टू इंडियन लॉ अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वाइल्ड एनिमल आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। क्या उसकी सी प्रॉपर्टी होती है? When a wild animal is declared protected, such animal is entitled to equal protection whether it found a protected area or outside. सही बात है। Apprehension of a protected wild animal become a danger to a human life is sufficient ground for its capturing और killing. अब आप इसमें थोड़ा सोचिए कि क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब पहला ही क्वेश्चन, वाइल्ड एनिमल आर सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, नहीं हो सकता। और किसी की भी तो हो सकती है, हो सकता हो मेरा जानवर हो सकता है किसी और का जानवर हो, वो उसके ऊपर हक जगह है तो पहला ऑलरेडी गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। When a wild animal is declared protected, such an animal is entitled to equal protection whether it's found in protected. ये तो जनरल स्टेटमेंट है, ये सही है। तो आपका आंसर तो आ गया। Apprehension of protected wildlife animal become a danger to human life sufficient to ground or capturing or killing. नहीं ना, प्रोटेक्शन दिया जा रहा तो कुछ तो रीजन होगा। ठीक है, तो मैं अब ये आपको ये समझा रहा था कि देखिए आप अपने माइंड को शांत रखिए और आपको ये पता चले कि भाई पहला तो नहीं है, लॉजिकली भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये गलत हो गया। और दूसरा लॉजिकली सही लग रहा है। अगर कोई चीज को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है तो वो तो दोनों की तरफ से दिया जाएगा, तो हमें पता चल गया दो है। बस आपको एग्जाम में आपका माइंड जितना शार्प और जितना शांत रहेगा उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। एज इट इज मैं भी आपके सामने कर रहा हूँ, मेरे पास कोई आंसर नहीं है, मैं भी पढ़ के आपके सामने वही बता रहा हूँ जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए एक्सप्लेनेशन, कहीं पे आपको आंसर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये पीडीएफ भी आपको मिलेगी तो इसमें भी आंसर नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको जाके खुद से प्रैक्टिस करनी है और ये सोल्यूशन पढ़ लीजिए बस। चलिए देखिए 2023 का, पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या क्वेश्चन है। Once the central government notify on area as a community reserve, the chief wildlife warden of a state become the governing authority of such forest. Hunting is not allowed in such area. People of such area are allowed collect and non-timber forest producers. People of such area are allowed traditional for agriculture practices. अब पहला ही देखिए, वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड, अब आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो पहला इसलिए गलत हो गया। दूसरा, हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया, बराबर तो है। पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट एरिया, बराबर, ये हो ही सकता है, तो ये दोनों बराबर हो गए। चौथा क्या है, पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का मतलब होता है जूम कल्टीवेशन। कुछ लोगों के लिए जूम कल्टीवेशन एक उनका ट्रेडिशनल कल्टीवेशन होता है जिससे फॉरेस्ट को हार्म पहुंचता है, तो ऑटोमेटिकली कम्युनिटी रिजर्व का ये गलत हो गया, क्योंकि कम्युनिटी रिजर्व में क्या होता है, फॉरेस्ट को सिक्योर करना होता है, ना कि फॉरेस्ट को जलाना होता है। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया इसका, ओनली 2, मतलब 2 और 3 करेक्ट है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत इजी भी है और ज्यादा हार्ड भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA, which one of the following is the largest source of sulfur dioxide emission? ठीक है, तो कौन सा हो सकता है, तो सबसे पहला है लोकोमोटिव यूजिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, शिप यूजिंग फॉसिल फ्यूल, एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल फ्रॉम ओवर्स, पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। शिप इंडस्ट्री भी यूज करती है, सब करती है, लोकोमोटिव भी करती है, एक्सटेंसिव मेटल यूज फॉर्म भी करती है, लेकिन जो पावर प्लांट होता है उसमें सबसे ज्यादा इसलिए लगता है यूज होता है क्योंकि हर कंट्री अपने हिसाब से अपनी इलेक्ट्रिसिटी को फुलफिल करने के लिए कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोल का कंजम्पशन सबसे ज्यादा होगा।
तो यहाँ पे कोल सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, तो जिसके वजह से पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल सबसे ज्यादा यूज कर रही है, ना कि लोकोमोटिव, शिप बिल्डिंग और ये अपना एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल और फ्रॉम ओर्स। ठीक है, सेम चीज हिंदी में भी ये क्वेश्चन को दिया है। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सबसे अधिक सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन का कारण बनता है? पहला है जीवाश्म ईंधन से चलने वाला रेलगाड़ी, जीवाश्म ईंधन से चलने वाली जहाज, अयस्कों से धातुओं का निष्करण कर्षण और जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाले बिजली संयंत्र का। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने जैसे कि बताया क्या हो सकता है आपके हिसाब से? पावर प्लांट का। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपके टेलीग्राम पे। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज लाइक और शेयर करना, अपने दोस्तों के बीच में बताइए। हमारा ये एक सीरीज है जिसमें हम हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाया जाएगा और बताया भी जाएगा आपको। धीरे धीरे इसकी इंप्रूवमेंट और अच्छी होगी, आपको और अच्छे क्वेश्चन देखने मिलेंगे, जिससे आपके प्री में सबसे ज्यादा मदद भी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।